इमेजिन कीजिए 5 साल पहले आपने एक स्टॉक खरीदा है और उस कंपनी का जो रेवेन्यू है इन 5 सालों में डबल हो चुका है। कंपनी का स्टोर काउंट डबल हो चुका है और कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल। कंपनी ने कभी भी अंधाधुंध कर्जा नहीं लिया, कंपनी का कोई स्कैंडल नहीं है, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चकाचक एकदम क्लीन है। और इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो स्टॉक है वो लास्ट 5 इयर्स में आपको रिटर्न्स कमा के देता है 0। और इस स्टॉक का नाम है डीमार्ट। और डीमार्ट का स्टोरी इतना ज्यादा फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो हर साल ऑन एन एवरेज 7% के रेट से ग्रो हो रहा है। कंपनी के जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो खूब तरक्की कर रहा है। और अगर कोई तरक्की नहीं कर रहा है तो वो है कंपनी के इन्वेस्टर्स, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस जहां खड़ा है वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। आज की वीडियो में हम डीमार्ट का एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे और यहां पर 7 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, व्हाट इज ब्रोकन इन द कंपनी, क्या कंपनी में आगे और भी ज्यादा ट्रबल या चैलेंजेस आने वाले हैं, और अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस रिकवर करेगा तो कब रिकवर कर सकता है, क्यों कर सकता है, और कंपनी का जो ब्रांड न्यू मैनेजमेंट है वो इस रिकवरी की तरफ क्या काम कर रहा है। और सिक्स्थ, अगर नेक्स्ट 2 इयर्स का टाइम पीरियड अगर हम कंसिडर करेंगे तो कंपनी के स्टॉक के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट केस क्या हो सकता है और वर्स्ट केस क्या हो सकता है। एंड फाइनली, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं तो हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको डीमार्ट के रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स ट्रैक करने होंगे जो कंपनी के रिकवरी के बारे में आपको बताएगा, नहीं तो कंपनी का कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रहा है उसके रिलेटेड आपको रेड सिग्नल्स बताएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस एनालिसिस के जरिए मैं आपको इन्वेस्टिंग के कुछ वैल्यूएबल लेसंस भी सिखाने वाला हूं जो सिर्फ डीमार्ट तक ही सीमित नहीं है। इन लेसंस के जरिए आप ये समझ सकते हो कि क्यों कुछ अच्छे कंपनीज जो होते हैं वो खराब स्टॉक्स बनते हैं और ऐसे अच्छे कंपनीज के खराब स्टॉक्स वाला जो ट्रैप है उससे कैसे बचना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो डीमार्ट के स्टॉक की शुरुआत ना एक क्राइम से होती है और ये क्राइम डीमार्ट ने कमिट नहीं किया है, बल्कि इस क्राइम को कमिट किया है इन्वेस्टर्स ने इन द ईयर 2020 एंड 2021। क्योंकि अगर आप थोड़ा रिवाइंड करके मार्च 2017 में जाएंगे, जब डीमार्ट का आईपीओ आया था, उस टाइम इसका इशू प्राइस था अराउंड 299 रुपीज और लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक का जो प्राइस है वो डबल हो जाता है। और कुछ ही हफ्तों में आईपीओ के प्राइस से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 176% ऊपर चला जाता है। और ऐसे रिटेल स्टॉक फ्रेंजी या यूफोरिया इंडियन स्टॉक मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा था। और बुल मार्केट पीक करते करते इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को इतना ज्यादा प्रीमियम दे दिया कि स्टॉक का जो पी रेशो है वो करीब करीब 200 तक चला गया और एक टाइम पे इस कंपनी का पी रेशो 300 तक भी चला गया था, एंड दैट टू फॉर अ सुपर मार्केट कंपनी स्टॉक। तो अभी ये जो 200 का पी रेशो है या वैल्यूएशन है, ये साइलेंटली क्या अज्यूम करता है? तो ये हाई वैल्यूएशन साइलेंटली ये अज्यूम करता है कि डीमार्ट के जो अर्निंग्स है वो आने वाले कई सालों तक हर साल अबाउट 40 to 50% हर साल ग्रो होंगे। एंड टू बी फेयर, डीमार्ट के जो अर्लियर नंबर्स थे उन्होंने एग्जैक्टली यही ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दिया था। लेकिन अर्थमेटिक जो होता है, इट इज पेशेंट एंड ऑल्सो मर्सीलेस। क्योंकि रिसेंट ईयर्स में अगर आप एक्चुअल डिलीवरी देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ अपने मिड टीन्स में है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रफली अबाउट 10% के आसपास है। और ये जो ग्रोथ नंबर्स है, दीज आर गुड नंबर्स, दीज आर रिस्पेक्टेबल नंबर्स, बट द प्रॉब्लम इज मार्केट ने इस स्टॉक को इतना ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दे दिया है कि मार्केट इससे स्पेक्टैक्युलर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था। यानी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे फरारी, लेकिन वहां पर क्या था? एम्बेसडर था। एम्बेसडर इज अ गुड कार, लेकिन फरारी का एक्सपेक्टेशन जब होता है तो एम्बेसडर देख के हर किसी इन्वेस्टर का मूड ऑफ होता है, हर किसी इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हो जाता है। और इस सिचुएशन में स्टॉक सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, स्टॉक 5 साल से जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रहा, while the earnings slowly grew into the inflated price। और स्टॉक मार्केट में इस सिनेरियो को टाइम करेक्शन बोलते हैं, जहां पर प्राइस क्रैश नहीं करता है बल्कि प्राइस वेट करता है। और ऐसे टाइम करेक्शंस में ना इन्वेस्टर्स को स्लो मोशन में लॉसेस होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड भी इस टाइम पे ऐसे स्टॉक्स को बीट कर देता है, एफडी भी बीट कर देता है, कोई भी ऐरा गैरा स्टॉक भी इसको बीट कर देता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होता है, क्योंकि इस स्टॉक में 5 सालों के लिए आपका रिटर्न्स है 0। और ये सिचुएशन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन देता है। किसी भी स्टॉक में 2 इंजन्स होते हैं, पहला होता है अर्निंग्स ग्रोथ और दूसरा होता है वैल्यूएशन चेंज। और जब भी आप किसी स्टॉक को एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हो तो दूसरा इंजन जो होता है वो रिवर्स में चलने लगता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली
स्टॉक जो है वो टाइम करेक्शन में चला जाता है। क्योंकि अगर आप डीमार्ट के केस में ही देखेंगे तो डीमार्ट का जो अर्निंग्स इंजन है उसने अबाउट 7 to 10% हर साल अर्निंग्स को ऐड किया है। बट ऑन द अदर हैंड जो वैल्यूएशन इंजन है वो क्या कर रहा था, वो ये जो 200 प्लस का जो हाई पी रेशियो था उसको कॉम्प्रेस करने में लगा हुआ था। और जैसे जैसे हर साल ये जो वैल्यूएशन इंजन 7 to 10% का अर्निंग्स डिलीवर कर रहा था, उन अर्निंग्स को ये क्या कर रहा था, ये हाई पी रेशियो से थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्रेस कर रहा था, माइनस कर रहा था, जिसकी मदद से अभी वैल्यूएशन ये जो 200 प्लस पहले था वो अभी रिड्यूस होके अबाउट 80 तक आ गया है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस में नेट मोशन जीरो, यानी लास्ट 5 इयर्स में जीरो रिटर्न्स। और इसीलिए कोई भी क्वालिटी स्टॉक खरीदने से पहले ये सवाल जरूर पूछना कि स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी कितना फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। अगर पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो उसने आने वाले बहुत सालों का, मे बी 5 साल का, 10 साल का फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से आगे अगर अर्निंग्स का ग्रोथ भी होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर किसी स्टॉक में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली पी रेशियो कम रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आने वाले फ्यूचर ग्रोथ जो है वो प्राइस में ऐड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्टॉक का जो प्राइस है वो अर्निंग्स के साथ ऊपर बढ़ता है। लेकिन अभी डीमार्ट के केस में जो स्टॉक प्राइस लास्ट 5 ईयर्स से कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ अकेला ओल्डर वैल्यूएशन नहीं है, उसका एक और रीजन भी है, और वो रीजन है कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस। और कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के 3 मेजर रीजंस थे, और इन तीनों रीजंस को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आने वाले सैटरडे और संडे को हम बैक टू बैक 2 वर्कशॉप्स करने वाले हैं, जहां पर पहला वर्कशॉप जो सैटरडे को होगा वहां पर हम मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के ऊपर एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद संडे को जो वर्कशॉप होगा वहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज वहां पर सीखने वाले हैं। और इन दोनों वर्कशॉप्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। सो डीमार्ट में क्या होता है, कंपनी बैक टू बैक 3 चैलेंजेस को फेस करता है, यानी यूं मान लीजिए डीमार्ट रैन इनटू 3 वॉल्स वन आफ्टर अनदर। तो अभी आगे हम ये जो तीनों चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, वहां पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो तीनों चैलेंजेस है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। सो पहला चैलेंज या पहला वॉल जो डीमार्ट हिट करता है वो ये है कि द ओल्ड स्टोर्स स्टॉप्ड स्प्रिंटिंग। तो किसी भी रिटेल बिजनेस का हेल्थ मेजर करने के लिए जो प्योर हेल्थ मैट्रिक्स यूज किया जाता है उसका नाम है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, या जिसको LFL भी बोलते हैं। यानी यहां पर ये जो न्यूली ओपन स्टोर्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और सेल्स ग्रोथ ऐसे स्टोर से कंसिडर किया जाता है जो 2 साल से ज्यादा पुराने हैं। और पहले डीमार्ट का जो LFL है वो अबाउट 20% के आसपास था, लेकिन बाद में आया क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब आने के बाद क्या हो गया, इसका जो LFL है वो लगातार कम होना स्टार्ट हो गया। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही देखेंगे तो ये जो LFL है ये 9% से रिड्यूस होकर 8.4% हुआ, और अभी ये 8.1% के आसपास है। और वही अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर देखेंगे यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 देखेंगे तो LFL जो है वो अबाउट 5.5% के आसपास है। ईयर अगो अगर आप देखेंगे तो यही LFL अबाउट 7.1% के आसपास था। यानी कंपनी के जो 2 साल से पुराने जो स्टोर्स है वहां पर सेल्स ग्रोथ लगातार कम हो रहा है, और इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, वो नए स्टोर्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ये जो हमने LFL का पूरा स्टोरी देखा, वहां पर जो नंबर्स है यानी द नंबर्स इनसाइड दैट नंबर्स इज द रियल स्टोरी। क्योंकि डीमार्ट के जो नए CEO है उन्होंने खुद डिस्क्लोज किया है कि लार्ज मेट्रोज में यानी बड़े मेट्रो सिटीज में डीमार्ट के जो रिचेस्ट स्टोर्स है, यानी जो हाईएस्ट रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट लोकेशन वाले जो स्टोर्स है, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ओल्डर स्टोर्स में वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी वहां पर ग्रोथ जीरो है। लेकिन डीमार्ट के जो स्टोर्स जो नॉन मेट्रो सिटीज में है वहां पर अभी भी ग्रोथ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज में डीमार्ट के स्टोर्स है वहां पर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे स्टॉल हो रहा है। और अभी एक सवाल आता है कि छोटे शहरों में ग्रोथ हो रहा है डीमार्ट के स्टोर्स में, लेकिन मेट्रो सिटीज में जो डीमार्ट के स्टोर्स है वहां पर ग्रोथ क्यों स्टॉल हो रहा है, वहां पर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेट्रो सिटीज में जो स्पेंडिंग क्राउड है वो ज्यादा है, जिनका एज अबाउट 20 to 35 के बीच में है। और ये जो क्राउड है ये सैटरडे को डीमार्ट में जाके 1-2 घंटा शॉपिंग करके आधा घंटा लाइन में खड़ा होके बिलिंग करवा के शॉपिंग नहीं करता है। ये लोग शाम को 7 बजे या रात को 11 बजे या रात को 2 बजे ये क्या करते हैं, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट
यहाँ से क्या करते हैं, फटाफट अपने जो भी सामान चाहिए वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है दैट वाज बिल्ट ऑन वन प्रॉमिस एंड दैट वाज द लोएस्ट प्राइस, यानी हम सबसे सस्ता माल आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अभी का जो जनरेशन है दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्राइस प्लस कन्वीनियंस प्लस स्पीड, और इस कन्वीनियंस के लिए दे आर हैप्पी टू पे द डिलीवरी फीस। और ऐसा भी नहीं है कि डीमार्ट डिडंट सॉ इट कमिंग, डीमार्ट सॉ इट कमिंग, और इसी रीजन की वजह से 2014 में उन्होंने अपना ई कॉमर्स आर्म भी एस्टैब्लिश किया था। और उस टाइम पे तो जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी डीमार्ट चोज नॉट टू फाइट अ कैश बर्निंग वॉर। डीमार्ट ने बोला ये जो ई कॉमर्स है ये कॉस्टली है, कैश बर्निंग है, हम उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को वहां से लिमिट कर दिया। और उसके बाद दूसरा वॉल या दूसरा चैलेंज जो डीमार्ट फेस कर रहा था वो ये था कि हर स्टोर डीमार्ट का एक लिमिट रीच कर रहा था या एक सीलिंग हिट कर रहा था। डीमार्ट के स्टोर्स हमेशा क्राउडेड रहते हैं और वो एक हेल्दी ग्रोइंग बिजनेस का इल्यूजन देता है, क्योंकि अगर हर टाइम चकाचक फुल क्राउड मतलब सेम स्टोर और ज्यादा नहीं बेच सकता है। और इसी रीजन की वजह से डीमार्ट के स्टोर्स हमेशा क्राउडेड होने के बावजूद भी इसका जो रेवेन्यू पर स्टोर है वो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% गिरा है लास्ट क्वार्टर में। यानी सिंपल वर्ड्स में एक एवरेज डीमार्ट स्टोर लास्ट ईयर जितना बेच रहा था इस साल उससे वो थोड़ा कम बेच रहा है। और उसके बाद आता है तीसरा चैलेंज या तीसरा वॉल जो डीमार्ट हिट करता है। तो अभी इस पूरे सिचुएशन में अगर कंपनी ग्रो करना चाहता है तो कंपनी को लगातार नए स्टोर्स ओपन करने होंगे, लेकिन अभी नए स्टोर्स लगातार ओपन करना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अभी आप इस चेन को फॉलो कीजिए। डीमार्ट के जो ओल्ड स्टोर्स है वहां पर ग्रोथ फ्लैट है, क्योंकि हर एक डीमार्ट स्टोर अभी अपना कैपेसिटी मैक्स आउट कर चुका है। तो इसीलिए अभी सारा ग्रोथ जो है वो डीमार्ट में नए स्टोर्स के ओपनिंग की वजह से ही आ सकता है। एंड डीमार्ट अंडरस्टूड दिस, तो इसीलिए उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 में अबाउट 85 नए स्टोर्स को ओपन किया, और ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टोर्स है। और इन 85 स्टोर्स में अकेला Q4 में उन्होंने अबाउट 58 स्टोर्स को ओपन किया है। और मार्केट को भी ये बहुत अच्छा लगा और स्टॉक प्राइस ने रैली किया। स्टॉक प्राइस मार्च में जो लो बनाया था इसने 3528 रुपीज का, वहां से अप्रैल में ये अबाउट 4587 रुपीज तक पहुंच गया। और उसके बाद आता है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027, और उस क्वार्टर में कंपनी सिर्फ 3 नए स्टोर्स को ओपन कर पाता है। और इसका रीजन मैनेजमेंट बोलता है कि रियल एस्टेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन का जो नेचर है वो बहुत लंपी है, एक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 58 रिकॉर्ड स्टोर्स ओपन किए थे उसके लिए इन्होंने जो एग्रेसिव लैंड बाइंग किया था उसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो रेड्यूस होके 15% पे आ जाता है। तो अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो तीनों चैलेंजेस है या ये जो तीनों वॉल्स है वो आपस में कैसे इंटरलॉक कर रहे हैं। ओल्ड स्टोर्स का ग्रोथ फ्लैट है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स का कैपेसिटी फुल है, और नए स्टोर्स का जो ओपनिंग है वो स्टॉल हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 15% पे आके कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्टॉक ग्रेटनेस के एक्सपेक्टेशन से वैल्यू किया जा रहा था उस स्टॉक को अभी मार्केट बुरी तरीके से पनिश करता है। और यहीं पर हमें मिलता है लेसन नंबर 2, जो हमें रिटेल स्टॉक्स को सही मायने में एनालाइज करने का तरीका बताता है। किसी भी रिटेल कंपनी या रिटेल स्टॉक के ग्रोथ को एनालाइज करते टाइम हमेशा उस ग्रोथ को आपको हिस्सों में डीकंपोज करना चाहिए। और वो हिस्से क्या क्या होंगे, पहला हिस्सा होगा LFL, दूसरा हिस्सा होगा स्टोर एडिशंस, और तीसरा हिस्सा होगा रेवेन्यू पर स्टोर। क्योंकि जब भी हेडलाइंस में आप पढ़ते हो कि रिटेल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15% हुआ है तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आप उस ग्रोथ को डीकंपोज करोगे तो वहां पर मे बी आपको वो ये रिवील कर सकता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पर मात्र 5% का ग्रोथ हुआ है, और बाकी सारा ग्रोथ कंपनी ने जो लास्ट ईयर स्टोर्स ओपन किए थे, नए स्टोर्स ओपन किए थे, वहां से आया है। और इसीलिए ग्रोथ डीकंपोजिशन आपको एक्चुअल ग्रोथ क्वालिटी के बारे में बताता है। तो अभी ये सारा डिस्कशन सुनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या आगे और भी मुश्किलें हैं जिनका सामना इन्वेस्टर्स को करना पड़ सकता है। तो इसका ऑनेस्ट आंसर है यस, क्योंकि अभी भी 4 ऐसे रिस्क है जो कंपनी के लिए अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, जो आगे चल के कंपनी को और इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। जहां पर पहला रिस्क ये है कि ये जो मेट्रो रॉट है वो और ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि करंटली मेट्रो सिटीज में जो डीमार्ट स्टोर्स है उनका LFL अभी फ्लैट है, लेकिन नॉन मेट्रो सिटीज में जो डीमार्ट स्टोर्स है वहां पर अभी भी ग्रोथ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी क्विक कॉमर्स जो है वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। अभी ब्लिंकिट अगर आप देखेंगे तो 300 से ज्यादा सिटीज में ब्लिंकिट का प्रेजेंस है, और वो हर क्वार्टर में और भी ज्यादा सिटीज में पुश कर रहे हैं। यानी अभी क्विक कॉमर्स की वजह से
डीमार्ट का जो LFL है मुंबई बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में वो अभी फ्लैट हो चुका है, वहां पर किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं है। और अभी ये चैलेंज मुंबई और बेंगलुरु जैसे सिटीज से ट्रैवल करके टियर 2 सिटीज में भी जा रहा है। और ये जो टियर 2 सिटीज है, नॉन मेट्रो सिटीज है, जहां पर अभी डीमार्ट का जो LFL है वो हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है, वहां पर भी अगर LFL जो है वो स्लाइड होने लगता है, कम होने लगता है, तो डीमार्ट का जो ऑर्गेनिक इंजन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो नॉन मेट्रो सिटी से जो ग्रोथ आ रहा है वो डीमार्ट का लास्ट ऑर्गेनिक इंजन है। अगर वो भी खराब हो गया तो देन डीमार्ट कैन बी इन डीप ट्रबल। और उसके बाद आता है रिस्क नंबर 2, जहां पर डीमार्ट ने अपने बिजनेस में एक नए प्लेबुक को अपनाया है, जिसकी वजह से मार्जिन्स स्क्वीज हो सकते हैं या मार्जिन्स कम हो सकते हैं। एंड हियर आर द डिटेल्स जिसको बहुत लोग मिस कर रहे हैं। तो डीमार्ट फेमसली क्या करता है, वो लैंड को ओन करता है और बोरो करना डीमार्ट को पसंद नहीं है, यानी कर्जा लेना डीमार्ट को पसंद नहीं है। लेकिन अभी डीमार्ट ने रिसेंटली 1000 करोड़ डिबेंचर से रेज किया है और साथ ही साथ स्टोर्स को जल्दी जल्दी ओपन करने के लिए कंपनी जो है वो लीसिंग मॉडल को भी अपना रहा है। और सिंपल वर्ड्स में लीसिंग मतलब रेंट, डेट मतलब इंटरेस्ट, यानी लीसिंग के लिए काइंड ऑफ लाइक रेंट पे करना होगा और डेट के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। और ये दोनों चीजें क्या करेंगे, डीमार्ट का जो रेजर थिन कॉस्ट स्ट्रक्चर है जिसने एवरीडे लो प्राइस मॉडल पॉसिबल करवाया था डीमार्ट के लिए, उसको वो खा जाएंगे। और इसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो नेट मार्जिन है वो ऑलरेडी 4.6% से स्लिप होकर अभी 4.3% पे आ गया है। एंड ऑफ कोर्स डीमार्ट के मैनेजमेंट ने ये जो नया प्लेबुक अपनाया है, जहां पर वो डिबेंचर्स के जरिए फंड रेज कर रहे हैं, लीसिंग मॉडल को अपना रहे हैं, वो कंपनी के ग्रोथ को रीस्टार्ट करने के लिए उन्होंने नया प्लेबुक अपनाया है। लेकिन इस प्लेबुक का एक साइड इफेक्ट मार्जिन इरोजन के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। और डीमार्ट के मैनेजमेंट के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ टाइट रोप, जहां पर एक तरफ नए प्लेबुक के ये जो नए मॉडल्स है इसको अपना के ग्रोथ भी लाना है और साथ ही साथ मार्जिन को भी बचाना है। तो ये दोनों साथ में ये कैसे मैनेज करेंगे, दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद आता है रिस्क नंबर 3, जहां पर डीमार्ट रेडी अभी रिट्रीट कर रहा है और वो जीत नहीं रहा है। क्योंकि डीमार्ट रेडी जो डीमार्ट का ई कॉमर्स आर्म है, उन्होंने रिसेंटली 7 सिटीज से अपने आप को विड्रॉ कर दिया है, 7 सिटीज से उन्होंने एग्जिट कर दिया है और अभी उनका जो प्रेजेंस है वो रिड्यूस होकर सिर्फ 11 सिटीज में रह गया है। और इतना डिफेंसिव होने के बावजूद भी इनका ये जो ई कॉमर्स आर्म है वो हर क्वार्टर 247 करोड़ का लॉसेस कर रहा है। और मैनेजमेंट इसको डिसिप्लिन बुलाता है और यूनिट इकोनॉमिक्स बुलाता है, जो कि फेयर है। बट स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट ने अपने आप को ये जो ई कॉमर्स वॉर है इससे विड्रॉ कर लिया है, अपने आप को कंसील कर दिया है। और अभी डीमार्ट जो है वो पूरा अपना जोर जो है, पूरा अपना जो बेट है वो फिजिकल स्टोर्स पे लगा रहा है। लेकिन अगर इंडिया का ग्रोसरी फ्यूचर जितना डीमार्ट सोच रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा अगर डिजिटल होता है, तो डीमार्ट के पास कोई भी प्लान बी अभी नहीं है। और उसके बाद रिस्क नंबर 4 है 15% फॉर एवर। तो अभी डीमार्ट के मैनेजमेंट का एनुअल स्टोर ग्रोथ टारगेट अबाउट 15% के आसपास है, यानी वो रफली हर साल अबाउट 75 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। तो अभी इन्होंने रिसेंट क्वार्टर में सिर्फ 3 नए स्टोर्स ओपन किए थे। उसके बाद इस साल यानी अगले 9 महीने में उनको 72 नए स्टोर्स ओपन करने होंगे टू मीट द 15% टारगेट, जहां पर पॉसिबली वो लीसिंग मॉडल को भी अपनाएंगे, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन जब हर क्वार्टर में इन्वेस्टर्स को ये दिखेगा कि डीमार्ट अपना जो 15% का एनुअल स्टोर ग्रोथ का प्रॉमिस नहीं रख पा रहा है या उस प्रॉमिस पे वो लैग कर रहा है, तब तक मार्केट क्या करेगा, वो कंपनी के ऊपर फेथ लूज करेगा। और जितना कंपनी के ऊपर मार्केट फेथ लूज करेगा उतना ही ज़्यादा इसका जो हाई पी रेशो है वो और भी इरोड हो सकता है। और जितना पी रेशो इरोड होगा उतना ही स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट पड़ने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ अ रियल रिस्क। और इसी बात से हमें इन्वेस्टिंग के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, और ये है लेसन नंबर 3। जब भी कोई स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है या कुछ सालों तक स्टैग्नेट करता है, तो उसके बाद बहुत लोग ये एनालिसिस करते हैं कि अभी स्टॉक जो है वो चीपिश हो गया है, स्टॉक अभी बहुत सस्ता हो गया है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये कोई एनालिसिस नहीं है। पुराने प्राइस पे एंकर करना बायस होता है, कोई थीसिस नहीं होता है। जैसे कि डीमार्ट में पहले ये 5,300 रुपए का स्टॉक था, अभी इतना गिर गया है तो सस्ता हो गया है, वो बायस है, वो कोई थीसिस नहीं है। क्योंकि हमेशा उन रिस्क को कंसिडर करो जो अभी भी प्राइस में फैक्टर इन हो सकते हैं, उन रिस्क को नहीं जो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो। तो अभी तक हमने क्या किया, डीमार्ट के रिस्क फैक्टर्स को हमने बहुत ही डिटेल में समझा। लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीमार्ट का रिकवरी पाथ क्या हो सकता है
और इस रिकवरी के लिए डीमार्ट का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। और ये डिस्कशन करने से पहले अभी तक आपने जो एनालिसिस देखा है, अगर आपको वो यूजफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, डीमार्ट के अदर साइड ऑफ द स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2026 में डीमार्ट ने जितने चेंजेस किए हैं उतने चेंजेस उसने लास्ट डेकेड में यानी लास्ट 10 साल में नहीं किए होंगे। और जेन्युइनली ये जो सारे चेंजेस है ये जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। तो सबसे पहला मूव डीमार्ट ने क्या किया, उन्होंने अपने शिप के लिए एक नया कैप्टन चुन लिया है, जहां पर फरवरी 2026 में यानी आफ्टर 22 ईयर्स द लेजेंडरी नेवल नरोहा ने कंपनी का जो कमांड है उसको अंशुल असावा को सौंप दिया है। और अंशुल असावा जो है वो IIT IIM अलुमिनी है और उन्होंने 3 डेकेड यानी ऑलमोस्ट 30 इयर्स यूनिलीवर में काम किया है। यानी बेसिकली अगर आप सिग्नल्स को रीड करेंगे तो डीमार्ट ने बेसिकली क्या किया है, अपने जो रिटेल ऑपरेटर है उसको FMCG ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेटरन से रिप्लेस कर दिया है। अंशुल जी ने अपने पहले ही रिजल्ट्स कमेंट्री में क्या बताया, उन्होंने ओपनली ये डिस्क्लोज किया कि मेट्रो सिटीज में डीमार्ट का जो ग्रोथ है वो फ्लैट है। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट उन्होंने इसको ओपनली डिस्क्लोज कर दिया। अनलाइक द ओल्ड मैनेजमेंट जो डिफेंड कर रहे थे, ये जो नया मैनेजमेंट है ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, जब भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है तो इट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ सॉल्यूशन। और उसके बाद दूसरा मूव कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपना जो सेक्रेड रूल है उसको डेलिबरेटली तोड़ दिया। क्योंकि लास्ट 20 ईयर से डीमार्ट का एक सेक्रेड रूल था, या मान लो डीमार्ट का काइंड ऑफ रिलीजन था कि हम अपना स्टोर्स खुद ओन करते हैं। क्योंकि डीमार्ट जो है वो बिग बाजार को देख के पैदा हुआ था और बिग बाजार का मॉडल क्या था, रेंट एंड बोरो मॉडल था। और ये जो रेंट एंड बोरो मॉडल है इसने अल्टीमेटली बिग बाजार को बैंकरप्ट कर दिया था। और इसीलिए डीमार्ट ने इसको अपना फिलॉसफी बना लिया, या यूं मान लीजिए सीक्रेट रूल बना लिया कि अगर हम अपने स्टोर्स खुद ओन करेंगे तो हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और इन कॉस्ट को बचा के हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को हम मैक्सिमम डिस्काउंट्स दे पाएंगे। लेकिन इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या था, स्टोर का जो एक्सपेंशन है वो रिलेटिवली यहां पर स्लोअर तरीके से होता। लेकिन अभी डीमार्ट क्या कर रहा है, इस सेक्रेड रूल को वो ब्रेक करके लीसिंग मॉडल पे पिवोट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स लीसिंग मॉडल में इनका जो कॉस्ट प्यूरिटी है या मार्जिन है उसको वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ताकि वो और तेजी से ग्रो हो पाए, तेजी से स्टोर्स को एक्सपैंड कर पाए। और यही वो पिवोट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी 85 नए स्टोर्स ओपन कर पाया था। और अभी 15% का हर साल का नए स्टोर ग्रोथ अचीव करने के लिए इस साल कंपनी को अभी भी 75 नए स्टोर्स ओपन करने हैं। और ये नए स्टोर्स ओपन मे बी पॉसिबल इसी पिवोट मॉडल की वजह से या लीसिंग मॉडल की वजह से हो सकता है। और साथ ही साथ कंपनी ने जो रिसेंटली 1000 करोड़ डिबेंचर्स के जरिए रेज किया था, वो कैपिटल इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये पूरा लीज डिबेंचर का पिवोट थोड़ा रिस्की है, हाँ रिस्की जरूर है, बट इट्स द फर्स्ट टाइम डीमार्ट हैज चोजन ग्रोथ ओवर कंजर्वेटिज्म। और अभी डीमार्ट जिस स्टेज पे है वो मोमेंट अभी इसी पिवोट को डिमांड कर रहा है। और उसके बाद मूव नंबर 3, स्ट्रेटेजिक फोकस ओवर वैनिटी। तो रिसेंटली डीमार्ट का जो ई कॉमर्स आर्म है डीमार्ट रेडी, उसने कुछ सिटी से विड्रॉ किया और अभी इसका जो प्रेजेंस है वो रिड्यूस होकर मात्र 11 सिटीज में रह गया है। और ये देखने में लगेगा कि कंपनी जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस में या ई कॉमर्स वॉर से विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है, वहां पर वो हार रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। कंपनी क्या कर रहा है, वो अपने आप को ब्लीड होने से रोक रहा है, वो भी एक ऐसे वॉर में जहां पर वो जीत नहीं सकता है। बट इंस्टेड कंपनी वहां पर फोकस कर रहा है जहां पर इसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि है ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स। क्योंकि फिजिकल एक्सपेंशन के जरिए कंपनी फ्रेश टेरिटरी को टारगेट कर रहा है। जैसे कि अभी डीमार्ट उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जहां पर क्विक कॉमर्स का प्रेजेंस अभी बहुत ही कम है और वहां पर वैल्यू सीकिंग कस्टमर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो डीमार्ट के टाइप के हैं। क्योंकि हमें यह बात याद में रखना होगा कि Q1 रिजल्ट्स में एक ब्राइट स्पॉट ये था कि जो नॉन मेट्रो स्टोर्स है दे कंटिन्यू टू ग्रो फॉर डीमार्ट। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ई कॉमर्स में जंग लड़ने के बदले वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, जहां पर उनको ग्रोथ मिल रहा है वहां पर अपना जो फोकस है वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है। तो अभी डीमार्ट का जो रिकवरी इक्वेशन है वो बताना बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। और इस एग्जीक्यूशन को अंजाम देने के लिए कंपनी को क्या करना होगा, अपने जो नए स्टोर्स ओपनिंग है
लीज मॉडल के जरिए उसको एक्सेलरेट करना होगा। नॉन मेट्रो सिटीज में जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसे कंपनी को अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा। लीजिंग मॉडल में रेंट देने के साथ साथ अपना जो मार्जिन है उसको अराउंड 8% तक उसको होल्ड करना होगा। अगर कंपनी इन सारी चीजों को एक साथ कर सकता है, एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो वापस आ सकता है, अर्निंग्स ग्रोथ है वो वापस आ सकता है और कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है वो रिवाइव हो सकता है। और इसी एग्जैक्ट इक्वेशन के ऊपर हर क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिपोर्ट कार्ड कंपनी का निकलेगा और वही रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि कंपनी अपना जो ग्रोथ है उसको रिस्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और वापस रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तभी ये रिस्क और रिकवरी दोनों समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये आएगा कि अगले 1-2 साल में इन्वेस्टर्स के लिए डीमार्ट में बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो चलिए अभी इसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट केस के बारे में। तभी कंपनी ने ये जो लीजिंग बेट किया है अगर वो बहुत अच्छे से काम कर जाता है तो उसके बाद क्या होगा, कंपनी हर साल अबाउट 70 to 80 नए स्टोर्स को ऐड करेगा, जिसकी वजह से अभी ये जो नॉन मेट्रो का LFL है वो अबाउट 7 to 8% तक होल्ड कर सकता है। और साथ ही साथ मेट्रो सिटीज में जो डीमार्ट के स्टोर्स है वहां पर भी इनका जो LFL है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है या ग्रोथ वहां पर स्टेबलाइज हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत सारे जो क्विक कॉमर्स के जो कंपनीज है जो अभी कैश बर्निंग मोड में है वो प्रॉफिटेबिलिटी के मोड में आने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबल बनने के लिए अगर वो अपने डिस्काउंट्स को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे या रैशनलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है पार्ट ऑफ द क्राउड जो है वो वापस फिर से डीमार्ट में शॉप करने के लिए वापस आ जाए। एंड ऑल्सो ये सारा एक्टिविटी करने के बाद लीजिंग मॉडल में रेंट देने के बावजूद भी अगर कंपनी अपना जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को 8% तक होल्ड कर पाएगा तो कंपनी का जो टर्न अराउंड है या कंपनी का जो कमबैक है वो अलग ही लेवल पे हो सकता है। और साथ ही साथ स्टोर एक्सपेंशन अगर सक्सेसफुल होता है तो अभी जो करंट अर्निंग्स ग्रोथ है जो अभी 10% के आसपास है वो एक्सेलरेट होके 18 से 20% तक पहुंच सकता है। और ये जो सारे फैक्टर्स अभी हमने बेस्ट केस सिनेरियो में डिस्कस किए, अगर ये मैनिफेस्ट होते हैं तो मे भी हो सकता है आने वाले सालों में हम कुछ ऐसे वीडियोस भी देखेंगे कि डीमार्ट कुछ सालों पहले स्टैग्नेट हो गया था, बुरी तरीके से पिटा था, कोई नहीं स्टॉक खरीद रहा था। आज के टाइम में देखो डीमार्ट का स्टॉक कहां से कहां चला गया है। बट हैविंग सेड दैट, बेस्ट केस के साथ साथ वर्स्ट केस भी मैनिफेस्ट होने का चांसेस रखता है। और ये वर्स्ट केस कैसे दिखता है, चलिए उसका भी एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, डीमार्ट के जो मेट्रो सिटीज में जो स्टोर्स है उनका जो LFL है वो नेगेटिव में जा सकता है। और अभी Tier 2 सिटीज में जहां पर LFL हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है वहां पर भी अगर ये प्रॉब्लम फैलता है, क्विक कॉमर्स वहां पर भी एक्सपैंड करता है तो वहां पर भी क्या हो सकता है, डीमार्ट स्टोर्स का जो LFL है वो धीरे धीरे श्रिंक हो सकता है, कम हो सकता है, इरोड हो सकता है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से डीमार्ट सिर्फ 3 स्टोर्स ही ओपन कर पाया था। अगर वही प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरीके से मैनेजमेंट लास्ट क्वार्टर में कंप्लेन कर रहा था, अगर वही प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो नए स्टोर्स का जो ओपनिंग है वो स्टॉल हो सकता है, वो बहुत ही स्लो हो सकता है। एंड इन केस अगर मान लीजिए अभी ये जो नए मॉडल की वजह से, जो लीजिंग मॉडल है उसकी वजह से जो रेंट देना पड़ रहा है, अगर रेंट प्लस वेज इन्फ्लेशन को कंपनी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन अगर 7.5% से नीचे चला जाता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट कैन स्टे स्ट्रक बिटवीन 8 to 10%, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द कंपनी। और अगर ये सारे वर्स्ट केस सिनेरियो मैनिफेस्ट होते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कंपनी का जो पी रेशो है वो और भी ज़्यादा डी रेट हो। और अगर पी और ज़्यादा डी रेट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे पड़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आने वाले टाइम में कंपनी में बेस्ट केस सिनेरियो मैनिफेस्ट हो रहा है या वर्स्ट केस सिनेरियो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आपको बता सकता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसीलिए आपको कंपनी के हर क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना होगा और हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप स्पेसिफिकली 4 पैरामीटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। पहला पैरामीटर होगा LFL ग्रोथ, जहां पर आपको इसे स्प्लिट करना है मेट्रो वर्सेस नॉन मेट्रो के ग्रोथ के रूप में, यानी मेट्रो में LFL का ग्रोथ कितना हो रहा है और नॉन मेट्रो सिटीज में जो डीमार्ट के स्टोर्स है वहां पर LFL का ग्रोथ कितना हो रहा है। और दूसरा पैरामीटर आपको ट्रैक करना है कि कंपनी हर क्वार्टर में नए स्टोर्स का एडिशन कितना कर रहा है, यानी नए स्टोर्स कितने खोल रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम में डीमार्ट का जो ग्रोथ है वो टोटली निर्भर है नए स्टोर्स के एडिशन पे या नए स्टोर्स के ओपनिंग पे। और उसके बाद तीसरा, आपको हर क्वार्टर में स्ट्रिक्टली चेक करना है कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का मार्जिन। एंड आइडियली अगर ये मार्जिन
8% तक पहुंचता है या 8% को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिकवरी। लेकिन अगर हर क्वार्टर में ये मार्जिन नीचे ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट दो पॉइंट नीचे ही जा रहा है, तो देन इट कुड बी अ साइन ऑफ ट्रबल। और उसके बाद फोर्थ आपको चेक करना है हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू पर स्टोर कितना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू पर स्टोर मेट्रो सिटीज में कितना है और नॉन मेट्रो सिटीज में कितना है और वहां पर रिलेटिव ग्रोथ कितना है। और इन 4 पैरामीटर्स के अलावा आप एक एक्सटर्नल पैरामीटर को भी ट्रैक कर सकते हो। यहां पर आप क्विक कॉमर्स के जो प्लेयर्स है या क्विक कॉमर्स के जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी को आप ट्रैक कर सकते हो। और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, इनके किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर आपको ये पता चलता है या ये पढ़ने को मिलता है कि ये कंपनीज अगर डिस्काउंट्स देना कम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इट वुड बी अ बिग प्राइस एडवांटेज फॉर डीमार्ट, जो पोटेंशियली डीमार्ट के जो मेट्रो सिटीज के जो स्टोर्स है उनके एलएफएल में ग्रोथ ला सकता है या स्टेबिलिटी ला सकता है। सो आई होप आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। थैंक